गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए चैप्टर नंबर 12 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी। और आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी, ये इम्पोर्टेंस इस पॉलिसी की यही है कि पहली दफा पूरा जो एनर्जी सेक्टर है, पूरा एनर्जी सेक्टर को एक पॉलिसी के अंदर लाया गया है और यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म विजन रख के कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसा आप जानते हो कि कहीं पे भी जैसे तरह से इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग फील्ड में, तो इकोनॉमी को भी ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे एनर्जी की भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखो, इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं करोगे तो सिर्फ ऐसे तो है नहीं, वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद हाथ पे हाथ जड़ के इंडस्ट्री बैठ जाएगी। इंडस्ट्री चीज़ों को आगे बढ़ाएगी, और अगर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एनर्जी एक तरीके से इनडायरेक्टली देखें तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है तो एनर्जी की ज़रूरत है ही है। समझे? हर एक सेक्टर को एनर्जी चाहिए आज की डेट में, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात कर लो आप, उसको भी एनर्जी चाहिए, इंडस्ट्री की बात कर लो, इवन सर्विस सेक्टर तक को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी तो आप पीछे हट ही नहीं सकते हो। समझे? और जो पॉलिसी है वो देती है भाई एनर्जी की ज़रूरत, उसके सोर्सेज ना, आगे आने वाले टाइम पे कैसे क्या होना है, ये सब कुछ ये बताएगी। ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है इसकी, एक इम्पोर्टेंस ये भी, इस पे भी ज़रूरत मतलब इस पे भी बेस करती है कि यहाँ पे इसने रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करा, रियलिटीज़ को ध्यान में लेके अपनी खुद को बनाया है, इस पॉलिसी को डेवलप किया गया है। और सरकार फ्यूचर में क्या चैलेंजेस फेस करेगी ये सब ध्यान में रख के इस पॉलिसी को यहाँ पे बनाया गया है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे और जानते हैं आखिरकार कि क्या पॉलिसी है क्या नहीं है। देखिए, जो टर्म्स है इस पॉलिसी की वो ये है कि देखिए, सबसे पहले तो माना जा रहा है कि करीब जो पावर डिमांड है, ठीक है, पावर की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, ये यहाँ पे 8 लाख, समझ रहे हो आप, 8 लाख मेगावाट होने वाली है बाय 2031 टू 32। मतलब इतना समझ लो कि जब से 2031-32 आएगा तब तहाँ तक जो हमारी पावर की डिमांड होगी वो बढ़ के 8 लाख मेगावाट हो जाएगी। अभी कितनी है? अभी हमारी एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है वो 2 लाख मेगावाट है, मतलब 2 लाख मेगावाट है। एक्चुअल जनरेशन पता है कितना होता है? सिर्फ 1,50,000 मेगावाट का ही होता है, लेकिन हमारे को चाहिए कितना? 2 लाख। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें आगे तो हमें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो करना पड़ जाएगा वो मालूम है कितना पड़ जाएगा, जब तक हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा? करीब 2,50,000 करोड़ का। समझ रहे हैं कितना पैसा होता है ये? 2,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा पावर सेक्टर में। और यहाँ पे अगर हम कहें तो भाई पावर जनरेशन कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ जाएगा। इंडिया ने ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 70 साल तो हमको लग गए जो आज की हमारी कैपेसिटी उसी को बढ़ाने में, और हमें यहाँ पे जो है आई हैव टू ऐड ओवर 6 लाख मेगावाट। अगले 20 सालों में हमको 6 लाख मेगावाट और करना है, मतलब 2 लाख करने में ही हमारे आज 70 साल लग गए हैं और हमें 6 लाख करना है अगले 20 सालों में। तो देख रहे हैं हमें कितनी तेज इस पे काम करना पड़ेगा। अब इतने अमाउंट में हमको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन इसके साथ बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर इश्यूज भी हैं। जैसे सबसे पहला क्या है कि वन ऑफ द हाईएस्ट अगर हम कहें तो वो है एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब AT&D ये क्या है? होता क्या है, जो एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जितनी एनर्जी एंड यूज़र को मिलती है, वो एंड यूज़र को जो मिली हुई एनर्जी है वो कम होती है एक्चुअली प्रोड्यूस एनर्जी से। मान लो यहाँ पे एक सपोज एग्जांपल के तौर पे कि भाई 100 मेगावाट प्रोड्यूस हुई और यूज़र तक पहुँचते पहुँचते वो 75 मेगावाट बची। समझ रहे हैं? तो जो लॉस हुआ इसे हम लोग यहाँ पे AT मतलब यहाँ पे कहेंगे एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ये पता है कितना होता है हमारे देश के अंदर? ये 25% होता है और ये हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। अब इसके साथ कुछ दूसरे इश्यूज भी हैं, जैसे पावर थेफ्ट, चोरी वगैरह हो जाती है पावर की, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं। तो इन सब से क्या होता है, घाटा हो जाता है। हमारे यहाँ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी काफ़ी घाटा होता है बच्चों, अंडर प्राइसिंग जो होती है, उसके साथ भाई लॉसेस आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को होते हैं। कॉन्सेप्ट जो फ्री पावर का है, इन सब से हमारे देश में बहुत लॉसेस होते हैं। अब देखिए, ये जो पॉलिसी है ये मेंशन करती है कि हमारा डिपेंडेंस कितना ज़्यादा है इस कोल पे।
आज की डेट में भी बहुत है। और हम यहाँ पे कोल एज थर्मल एनर्जी जब यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, तो भी आज भी हमारा ये प्राइमरी सोर्स आप कह लो एनर्जी का है। और ये पता है, जब 2031-32 तक भी, मतलब 2031-32 में भी ये 60% रहेगा, और थर्मल पावर जनरेशन ही सिर्फ और सिर्फ इसमें से 47% निकलेगी। तो तब तक भी यहाँ कमी नहीं होने वाली, कोल पावर में हमको यहाँ पे ज़रूरत कम नहीं होगी। और जो हमारे पास रिजर्व्स हैं वो दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास कोल बहुत ही बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। दिक्कत मालूम है कहाँ है? दिक्कत ये है कि जितनी बड़ी मात्रा में हमारे पास कोल अवेलेबल है, लेकिन वो जो उसकी क्वालिटी है, इशू उसके साथ है। समझे? कि मतलब मान लीजिए एंथ्रासाइट है, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है, लेकिन हमारे यहाँ कौन सा कोल पाया जाता है? बिटुमिनस या और उसके नीचे वाली क्वालिटी के पाए जाते हैं। तो उसकी क्वालिटी इशू है। हमारा जो प्रेजेंट रिजर्व है कोल का, ये दिक्कत नहीं है। और ये दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है हमारे पास इतना जो रिजर्व है वो पावर प्लांट को नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। समझे? अब देखिए कोई दूसरे इश्यूज हैं इस अराउंड कोल। ये कंप्लीट मोनोपोली जो सरकार की है माइनिंग में, क्या, तो ये तो वाला पॉइंट अभी वैलिड नहीं रह गया। अब सरकार ने तो खैर ओपन कर दिया है माइनिंग को, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो कंप्लीट मोनोपोली उस समय थी भाई सरकार की, और उसकी वजह से क्या होता था कि भाई एक पॉलिसी आनी चाहिए, इन्होंने सजेस्ट करा है यहाँ पे एक पॉलिसी आनी चाहिए कि प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन हो। खैर अब तो ये चीज़ें आ गई हैं, अलग की बात है। अब देखो प्राइसिंग जो कि हो इस कोल की, जो प्राइस हो वो मार्केट डिटरमाइन होना चाहिए। मार्केट डिटरमाइन से क्या होगा कि मतलब मार्केट डिसाइड करेगी क्या प्राइस होना चाहिए, और उससे पता चलेगा कि कोल की कब कमी हो रही है। मान लो स्कार्सिटी होती है किसी चीज़ की, जब मान लो कि भाई यहाँ पे 1 किलो अनार रखा है और खरीदने वाले जो हैं वो 5 लोग खड़े हुए हैं, तो इसकी कीमत अपने आप ही बढ़ जाएगी ना। और मान लो यहाँ पे 5 किलो अनार रखा है और खरीदने वाले 2 ही हैं, तो अपने आप ही कीमत इसकी घट जाएगी। तो यहाँ पे जब कोल की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो मार्केट बेस्ड यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए कोल के रेफरेंस में, ऐसा इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मतलब इन्होंने एक सजेशन दिया है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे ज़रूरत है कि हम कोल फोरकास्टिंग सेटअप करें, है ना। ये माना जाता है कि भाई ये और अच्छे से कोल यूज़ होगा इंडिया के अंदर, और होने भी वाला है इज ओवर 100 ईयर्स। तो इसलिए ये सारे के लिए कोल के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। अब जो दूसरा सोर्स है एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, वो आता है पेट्रोलियम का। और पेट्रोलियम का जो ये आता है, इतना हम लोग पता है कितना यूज़ करते हैं, करीब 25% जो अपना जो अकाउंट करता है, 25% जो हम डिपेंड करते हैं पेट्रोलियम के ऊपर। और साथ में यहाँ पे हम इतना ज़्यादा डिपेंड कर गए हैं इसको इंपोर्ट करने को लेके, प्रेजेंटली 70% है, और ये माना जा रहा है कि 2030 तक हम 90% डिपेंड कर जाएंगे इस पेट्रोलियम को जो है इंपोर्ट करने में। थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाएगा जो हमारा इंडिया है क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का, आफ्टर यूएस एंड दी चाइना। ऐसा मान रहे 2030 तक ऐसा होने वाला है। तो इकोनॉमी को जानते हुए एक्सट्रीमली वल्नरेबल बना देगा ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन के, बिसाइड सप्लाई फैक्टर्स इन द वेक ऑफ एडवर्स डेवलपमेंट इन द वेस्ट एशिया। अब आप ये समझ रहे हो ना, कुछ भी वहाँ पे प्राइस, जो वहाँ के प्राइजेस हिले, हमारी अर्थव्यवस्था हिलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इतना डिपेंड करेंगे उस कोल पे। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत तुरंत ज़रूरत है, अर्जेंट नीड किस चीज़ की है कि हम प्राइजेस को यहाँ पे फ्री अप करें रिटेल पेट्रोलियम के डोमेस्टिक मार्केट में, ताकि स्कार्सिटी वैल्यू यहाँ पे पता चले कितनी हमारे कमी आ रही है, तो हमको इस चीज़ का पता चलता रहे। और सरकार यहाँ पे अवेयरनेस फैलाए कि भैया आप एनर्जी को कंजर्व करो, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। जनता को बताओ कि एनर्जी को कंजर्व करो, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाओ, एनर्जी की जो इंटेंसिटी है उसे कम करो। तो ये सब सरकार को और ज़्यादा ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। यहाँ पे ज़रूरत ये भी है कि हम कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे हम ऑल्टरनेटिव्स देखें। जो हम इतना ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं ऑयल के ऊपर, है ना, तो इसका कुछ ऑल्टरनेटिव देखें, अपने यहाँ कुछ पैसा इन्वेस्ट करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और देखें कि आखिरकार हम इसके बदले किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सरकार को यहाँ पे नेशनल एनर्जी फंड को भी सेटअप करना चाहिए। क्या उसमें जो है सेस लगे कितना, 1% का ऑन टर्नओवर ऑफ ऑल कंपनीज इन द एनर्जी सेक्टर। जो भी कंपनीज एनर्जी सेक्टर में है उनका जो भी टर्नओवर है उस पर 1% का सेस लगे, ऐसा। और ये पैसा जो आए वो इस फंड में चला जाए। समझ रहे हो आप? ये जो नेशनल एनर्जी फंड होगा। उसके बाद यहाँ पे कि
जो यहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, उन्होंने ऑलरेडी ज़ीरो डिपेंडेंस ऑन क्रूड पेट्रोलियम को डिक्लेयर कर दिया है ना गिविंग टाइम फ्रेम। मतलब इन्होंने बताया कि हम इस साल तक अपने आप को ज़ीरो डिपेंड कर लेंगे ये जो क्रूड पेट्रोलियम है उसके ऊपर से। तो इंडिया क्यों नहीं कर रहा है? तो इंडिया को भी सेम करना चाहिए। उसके साथ देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल क्रूड पेट्रोलियम के जो प्राइसेज़ हैं आप देख रहे हैं, कभी एकदम से बढ़ जाते हैं, कभी एकदम से घट जाते हैं। भई कोविड लॉकडाउन टाइम पे एकदम ही गिरे हुए थे, क्योंकि भई यूज़ हो नहीं रहा था इतना मोटर बाइक्स वगैरह। और अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो भई इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि क्या ही बताएँ। तो ये कहती है कि भई यहाँ पे हमारे पास ऐसी कैपेसिटी देश के अंदर बनाओ कि हमारे पास एटलीस्ट रिज़र्व हो, पेट्रोल रिज़र्व हो करीब 90 दिनों तक का, ठीक है? 90 दिनों तक का होना चाहिए पेट्रोल हमारे यहाँ रिज़र्व, सो दैट कि अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे प्राइसेज़ बहुत बढ़ जाते हैं, तो हम कुछ वक़्त तक रुक के तब पेट्रोल खरीद लें, ताकि जब प्राइसेज़ जो है नॉर्मल हो जाएँ तब हम ले लें। तो ऐसा करना चाहिए। अब देखो हाइड्रो पावर की फील्ड में अगर हम बात करें, पानी के द्वारा बनाई गई पावर को हाइड्रो पावर कहते हैं बच्चों। अगर इसकी फील्ड में बात करें तो पॉलिसी कहती है भैया देखो, जो इतनी कॉस्ट होती है पावर जनरेशन की, भई अगर पानी से हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं तो इसकी बहुत हाई कॉस्ट होती है। एंड शुड बी प्रमोटेड आफ्टर इवैल्यूएटिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस। अब देखो, अगर हाइड्रो पावर को तुम प्रमोट कर रहे हो तो तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। पहले तो पैसा तुम्हारा इतना ज़्यादा लग रहा है, उसके बाद भाई तुम पानी को यूज़ कर ले रहे हो तो भाई इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस भी हो रहे हैं, हैबिटेशन वगैरह भी हर्ट कर रहा है इसके अंदर। और इन एनी केस द फुल पोटेंशियल इज लिमिटेड टू, और कुछ भी कर लो, कितने भी तरीके से तुम पानी से एनर्जी निकालने की कोशिश कर दो, फुल पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ तुमको 1,50,000 मेगावाट का ही मिलेगा। और ये कितना हो गया? ये सिर्फ 20% ही तो है जितना हमको चाहिए 2031-32 के टाइम पे, मतलब 2031 तक जितना हमको चाहिए उसका सिर्फ 20% ही हो पाएगा। तो सोच समझ के तुम हाइड्रो पावर का यूज़ करो कि भैया ये भी चला ना जाए, और भैया ऐसा भी ना हो कि ये भी हाथ से निकल गया और हमारी जो ज़रूरत थी वो भी पूरी नहीं हुई। मतलब बड़े उससे कहते हैं ना, मुर्गे की जान गई, खाने वाले को मज़ा नहीं आया। उसके बाद बात आती है न्यूक्लियर एनर्जी की। तो न्यूक्लियर एनर्जी ये सोर्स थी भाई फ्यूचर का, बट इसका क्या है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है इन कमिशनिंग ऑफ सच प्लांट। देखो, अब होता क्या है कि मान लो इधर मैगी का पैकेट लेकर आए, इधर मैगी बनाई, इधर मैगी बन गई और खा ली, तो क्या है, ये चीज़ तो बड़ी सही लग रही होगी। अब ऐसा मान लो करा जाए कि मैगी खाने का मन है और पता है कि बाद में मैगी मिलेगी, लेकिन अभी क्या गए तो मैगी लेने गए, उसके बाद उसने कहा रुको 2 मिनट, अभी तो पैकेट वहाँ से आएगा, और वहाँ पे जो है मैगी पहले मैदा जो है गूँथा गया, फिर उसकी डिज़ाइन बनाई गई, फिर उसको सुखाया गया, उसके बाद धीमे-धीमे पैकेट में पैक हुआ, आते-आते आपको बड़े दिनों बाद मिला। तो अब हुआ क्या कि पैसा तो आप पहले दे चुके थे इस मैगी को खाने का, लेकिन आपको मैगी खाने को बड़े दिनों बाद मिली, तो इतना लंबा इसका जेस्टेशन पीरियड रहा, ये आपके लिए हानिकारक साबित हो गया, समझे? तो न्यूक्लियर भई लेकिन खाना भी था, बाद में टेस्ट आया, लेकिन ये पीरियड बहुत खल गया। तो इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स तो है फ्यूचर की एनर्जी का, बट इसका बहुत लंबा टाइम लगेगा अगर ऐसे प्लांट्स को आपको लगाना है, या भाई न्यूक्लियर फ्यूल की अवेलेबिलिटी करनी है कोई दूसरे कंट्रीज से, या अभी आपको पता नहीं है कि भाई डील्स वगैरह, न्यूक्लियर डील्स वगैरह होती रहती हैं, इसमें कितनी अनसर्टेनिटीज होती हैं, कभी किसी यूएसए के द्वारा किसी पे सैंक्शन लगा दी जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो यहाँ पे कुछ इसका भरोसा नहीं है। इसको समझना पड़ेगा इंसान को कि भैया हाई कैपिटल इंटेंसिटी है इसके अंदर, हाई कॉस्ट है पावर जनरेट करने की, उसके साथ-साथ खतरा भी है, रेडिएशन लीक हो गया तो कितने लोग मर जाएँगे। न्यूक्लियर वेस्ट का बहुत खतरा है, कहाँ डिस्पोज़ करोगे? लोग वहाँ पे ऐसा ना हो कि वहाँ की पूरी इकोलॉजिकली हैबिटेट वहाँ का बिल्कुल ख़त्म कर दे, और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी पड़ेगा। आज यूज़ कर लोगे, लेकिन एनवायरनमेंट पे इतने भाई लंबे वक़्त में ये बहुत दिक्कत देगा। और साथ में अगर बताएँ तो ये जो है हमारा 5% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है 2031 तक, उसका मतलब जो हमारा 2031 तक एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसका 5% भी ये जो है पूरा नहीं कर पाएगी। तो आप देख समझ के चलो आपको करना क्या है। और यहाँ पे बहुत फोकस डालने की ज़रूरत है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे, जैसे कि आपका फ्यूल वुड प्लांटेशन हो गया, आपका बायोगैस मास हो गया, इथेनॉल हो गया, है ना? क्योंकि इससे क्या होगा, ये यहाँ पे आपका लोकल एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक नीड्स को बहुत ही सस्ते में कर सकते हैं। मतलब वहाँ का जो एग्रीकल्चर है आसपास के इलाकों का, उसे पूरा कर सकते हैं, साथ में जो वहाँ के जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा कर सकते हैं, और बहुत ही सस्ते में कर सकते हैं। साथ में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, ये कैपिटल इंटेंसिव है विद हाई पर यूनिट
पावर कॉस्ट, मतलब ये जो विंड एनर्जी है और सोलर एनर्जी है भाई, इसमें आपको पैसा लगाना पड़ जाएगा और इसमें काफ़ी हाई पर यूनिट पावर कॉस्ट होती है, जिसमें आपको एडिशनल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ बाहर से भी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। बट फिर से लेकिन ये क्या हो पाएगा, लोकल रिक्वायरमेंट को ही पूरा कर पाएंगे। इनका प्रमोशन जो है एक इस रीज़न की वजह से है कि भैया देखो आप जो है, ताकि आप नॉन रिन्यूएबल पे इतना डिपेंड ना करो। इसके साथ साथ ये लोकल इंटरप्राइज को प्रमोट करेंगी, इससे भैया लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, जो है एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा। अब एक बात बताओ, कहीं एक बड़ी सी छत तुमने लगा दी सोलर पावर प्लांट की, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में तो कम से कम बिजली जाएगी ही जाएगी, तो लोकली हर चीज़ हो रही है ना। अब उसके अंदर जो काम कर रहे हैं मान लो इसके लिए देख रहे हो, तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी लोकली मिल रहा है, तो ये काम अच्छा है, उसके साथ एनवायरनमेंट भी हर्ट नहीं होगा। बट सेम टाइम में इनका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बॉर्डर एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क में ये पॉसिबल नहीं है ना। मतलब ये है, कह सकते हो कि हाँ, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में अगर हम देखें तो इतने बड़े लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल सा नजर आता है। समझे इस बात को। अब इसके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इन चीज को लेके। तो पॉलिसी फ्रेमर्स ने यहाँ पे देखा कि भाई क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, और कि भाई हम पावर जनरेशन को बढ़ा सकें, अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकें, तो इसके लिए काफ़ी कुछ काम करे गए हैं। जब से 9th 5 ईयर प्लान आया है उसके बाद से काफ़ी कुछ कदम उठाए गए। हर एक जो प्लान आता गया उसने कुछ अपना प्लान्ड एक्सपेंडिचर बढ़ाया कि हम किस तरीके से पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए खर्चा वगैरह और ज़्यादा अलॉट करने लग गए। बट अगर हम देखें जो टारगेट माने गए कि भाई इतना टारगेट हम अचीव कर ही लेंगे, वो हम अचीव नहीं कर पाए इतने वक्त में। बल्कि जो 9th 5 ईयर प्लान था वो भी सिर्फ और सिर्फ 47% अपना टारगेटेड लेवल का पा पाया था पावर एडिशन में। तो टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हैं। बाद के जो प्लान्स आते गए जिसमें आप 11th 5 ईयर प्लान को भी इंक्लूड कर लो, ये भी 50% अपने टारगेट से ऊपर नहीं जा पाए। समझे। उसके बाद जो 12th 5 ईयर प्लान आया वो तो बिल्कुल ही समझ में आया, है ना, एडिंग 88,000 मेगावाट इन इट्स विजन। तो ये हमने देखा कि हमने टारगेट इतना सेट करा जिसे हम पूरा ही नहीं कर पाए। सरकार ने अपने लेवल पे कुछ दिखाया कि हमें भैया अर्जेंसी है चीज़ों को ठीक करने की, और उन्होंने सेटअप करा, यहाँ पे बताया कि हम सेटअप करेंगे अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स को, है ना, बाय द प्राइवेट सेक्टर, जिसकी हर एक कैपेसिटी होगी 4000 मेगावाट की। अच्छा, इंपॉर्टेंस समझ के कि कोल एक रॉ मटेरियल है थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। तो इन्होंने कहा कोल इंडिया लिमिटेड से, कोल इंडिया लिमिटेड सोल अथॉरिटी है ना भाई, माइनिंग वगैरह करने के लिए कोल को, कि आप फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट को साइन करो पावर प्लांट्स के साथ में, ताकि यहाँ पे सप्लाई वगैरह प्रॉपर तरीके से कोल को होती रहे। अब तो काफ़ी चीज़ें कैप्टिव माइनिंग वगैरह ये सब चीज़ें खुली जा रही हैं धीमे धीमे। सरकार यहाँ पे फोकस भी डाल रही है सोलर एनर्जी के ऊपर, है ना। अब देख रही है कि भाई किस तरीके से हम इसके शेल गैस वगैरह अगर हम देखें तो पोटेंशियल सोर्स हो सकता है फ्यूचर में, से कैसे एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रही है, सोलर एनर्जी को और बढ़ाने के बारे में सोच रही है। तो काफ़ी कुछ सरकार जो है वो कर रही है। अब देखिए, अगर हम रीसेंट इनिशिएटिव्स की बात करें सरकार के द्वारा लिए गए, तो इन्होंने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ पॉलिसीज ली हैं डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमारे पावर सेक्टर को। आइए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहला अगर आपको बताएं तो प्रिपेयर्ड स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान फॉर 24/7 पावर फॉर ऑल। क्या 24 घंटे 7 दिन पावर सबके लिए, जिसमें क्या है कि भाई जनरेशन, ट्रांसमिशन, कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सब कुछ कवर करा जाएगा, और ये अच्छे तरीके से एडिक्वेट तरीके से काम करे इसका ध्यान रखा जाएगा। दूसरा सरकार ने करा है नोटिफाइड रिवाइज टेरिफ पॉलिसी, जिसमें फोकस क्या डाला गया है, फोकस डाला गया है 4 ईज पे। अब ये 4 ई कौन कौन से हैं, मतलब आपका दैट इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, एफिशिएंसी टू इंश्योर अफोर्डेबल टैरिफ, एनवायरनमेंट फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योर फाइनेंशियल वायबिलिटी। अब यहाँ पे समझिए 4 ई है। तो पहला क्या ई कहता है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, सबको बिजली दी जाएगी। दूसरा ई क्या कहता है, एफिशिएंसी टू इंश्योर अफोर्डेबल टैरिफ्स, ठीक है, ऐसी एफिशिएंसी हो भैया जिसमें जो है टैरिफ वगैरह ऐसे हो कि भाई आदमी अफोर्ड कर पाए।
तीसरा ई कहता है यहाँ पे इन्वायरमेंट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब ऐसा भी ना हो कि यहाँ पे ऐसी तरीके से बिजली को निकाला जाए जिससे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ जाए, तो ऐसा इन्वायरमेंट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर कभी भी यूज करें और आगे आने वाली जनरेशन भी हमारी यूज करें। और चौथा ई कहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ताकि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो और यहाँ पे हमारा जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है, जो कमी है, वो पूरी हो सके। ये बात है। तीसरा जो इन्होंने करा वो करा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को लॉन्च करा। ठीक है, DDUGJY इसको लॉन्च करा रूरल एरियाज के लिए, गांव वगैरह के लिए। स्कीम क्या थी? स्कीम दे रही थी कि सेपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर फीडर। सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर फीडर्स को अलग करा जाएगा, सेपरेट रखा जाएगा। साथ में यहाँ पे मजबूत बनाएंगे सब ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रूरल एरियाज में होता है, जैसे कि मीटर वगैरह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, फीडर्स, कंज्यूमर एंड तक सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और तीसरा, हर गांव में बिजली, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होगा ही होगा। अच्छा, उसके बाद जो चौथा इनिशिएटिव था वो ये था कि इन्होंने यहाँ पे इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च करा, IPDS को लॉन्च करा। ये किसके कहाँ के लिए था? ये अर्बन एरियाज के लिए था। स्कीम क्या दे रही थी? स्कीम यहाँ पे ये कह रही थी कि भैया आप मजबूत बनाइए सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो कि अर्बन एरियाज में है। ठीक है, कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तक भैया पहुँचने में एक मेन लाइन जाती है, फिर सब ट्रांसमिशन होता है, फिर घरों तक आती है, तो इसे पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये अर्बन एरियाज में नेटवर्क बढ़िया हो, साथ में मीटरिंग हो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की, फीडर्स, कंज्यूमर्स की अर्बन एरियाज में। और तीसरी बात कि IT इनेबल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत मजबूत हो जाना चाहिए। तो इसके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। उसके बाद पांचवा इनिशिएटिव ये था कि ऑपरेशनलाइज्ड पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड। क्या होता है? पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड। ये फंड क्या करेगा? ये फंड को यूज करा जाएगा प्रोजेक्ट के लिए जिसे डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के द्वारा जो है प्रपोज किया जाता है। इससे क्या होगा कि जो भी ज़रूरी ट्रांसमिशन सिस्टम को बनाने की बात होती है ना, जिस काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं उनको बनाने के लिए इसको यूज़ करेंगे। साथ में यहाँ पे जो कि आपका शंट कैपेसिटर्स हैं उन्हें यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो ये जानते हैं कि ये शंट कैपेसिटर क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे इसके अंदर ना पावर फैक्टर को नेटवर्क में इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बैंक्स आप कह सकते हो जिन्हें प्राइमरी यूज़ करा जाता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए नेटवर्क के अंदर। साथ में ये वोल्टेज स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव करते हैं, नेटवर्क में लॉसेस जो होते हैं उसे भी कम करते हैं, पावर फैक्टर को भी इम्प्रूव करने का मतलब समझ रहे हो आप कि मतलब हाई पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी हुई, मतलब और यहाँ पे जो कंट्रोल है पावर फ्लो का वो भी यहाँ पे बढ़ा। तो ये चीज़ें ज़्यादा जो है होती हैं, तो इसके लिए भी काम करा जाएगा इसके अंदर कि यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा शंट कैपेसिटर्स वगैरह को, ताकि वोल्टेज प्रोफाइल बढ़ जाए ग्रिड के अंदर। उसके साथ यहाँ पे इसके अंदर ये भी करेंगे इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड और स्पेशल प्रोटेक्शन स्कीम्स का। और आखिरी में इसमें भाई रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन करेंगे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, ताकि कंजेशन ना हो बीच में, बहुत ज़्यादा जो है भर ना जाए चीज़ें कि देने में सबको प्रॉब्लम हो। उसके बाद जो छठा इनिशिएटिव सरकार ने लिया वो करा कि इन्होंने उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना उदय को लॉन्च करा। ये आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा उदय के बारे में। इस स्कीम को लॉन्च करा गया ऑपरेशनल और फाइनेंशियल टर्न अराउंड ऑफ डिस्कॉम्स। मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे चेंज की ज़रूरत थी, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल चेंज की ज़रूरत थी, उसे करेंगे डिस्कॉम्स के लिए ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं वो सब। उसके साथ मेजर्स काफ़ी लिए गए कि भैया ताकि हम जो जनरेशन कॉस्ट है कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स की उसे यहाँ पे कम कर सकें, सस्ता कर सकें। सप्लाई जो कि डोमेस्टिक कोल्स की उसे बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। कोल यूसेज फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई गई और ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहे, इलास्टिसिटी इसकी बढ़े। साथ में कोल लिंकेजेस का रेशनलाइजेशन इसके लिए काफ़ी काम करेगा, है ना। तो ये बात करी गई। फिर आठवां इनिशिएटिव इन्होंने ये लिया कि भाई स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स SBDs। ये क्या है? SBDs क्या है? देखो, इनको भी डेवलप करा गया
ताकि यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है ना, कि भाई पावर और ट्रांसमिशन सर्विस लेने के लिए जो बिडिंग होती है, जो बोलियां लगती हैं, उन्हें यहाँ पे बढ़िया तरीके से भाई कंपटीशन हो उसमें, जिसमें बेस्ट टू बेस्ट जो बिडर होगा उसको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो गाइडलाइंस और मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रिक्योरमेंट ऑफ पावर बाय डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस, मतलब समझो यहाँ पे जो गाइडलाइंस है और जो मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रिक्योर करने के लिए पावर को बाय डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज थ्रू टेरिफ बेस्ड बिडिंग प्रोसेस, जो टेरिफ बेस्ड बिडिंग प्रोसेस होता है उसके थ्रू। साथ में यहाँ पे प्रिक्योरमेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी का फॉर मीडियम टर्म फॉर फ्रॉम पावर स्टेशन से मीडियम टर्म के लिए, जो कि सेटअप होंगे ऑन फाइनेंस ओन एंड ऑपरेट बेसिस पे, मतलब FOO बेसिस पे। फिर समझ लीजिए कि यहाँ पे गाइडलाइंस हो और मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपका शॉर्ट टर्म प्रिक्योरमेंट ऑफ पावर का होगा। ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज, क्यों, कैसे, थ्रू टेरिफ बेस्ड बिडिंग प्रोसेस। एंड साथ में दूसरा क्या है, प्रोक्योरमेंट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का होगा फॉर मीडियम टर्म फ्रॉम पावर स्टेशन सेटअप ऑन फाइनेंस ओन एंड ऑपरेट बेसिस। तो ये यहाँ पे गाइडलाइंस निकाली जाएंगी। उसके बाद क्या, लास्ट में इन्होंने अप्रूव करे काफ़ी सारे इनोवेटिव तरीके बताए, जिससे हम यहाँ पे स्टैंडर्ड गैस को स्टैंडर्ड गैस बेस्ड कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अब आप कहेंगे स्टैंडर्ड गैस मैम क्या होती है? STRANDED, स्टैंडर्ड गैस ऐसी गैस होती है जो अभी तक वेस्ट है या अनयूज्ड है। तो इसको कैसे यूज़ करा जा सकता है, इसके लिए कुछ इन्होंने तरीके बताए, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस को अवेलेबल करा के RLNG। अब ये RLNG क्या है? ये देखिए, ये रीगैसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे यहाँ पे लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होती है, मतलब जो LNG है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं एट -162 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब समझ लो -260 जो फ़ारेनहाइट हो गया, समझ लो डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, टेम्परेचर पे करते हैं बैक टू नेचुरल गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो LNG गैसिफिकेशन प्लांट, ये आप जानते हैं लैंड पे भी लग सकते हैं या फ्लोटिंग बैराज वगैरह पे भी लग सकते हैं, तो बैरेजेस पे लग सकते हैं। तो इसके लिए भी सरकार ने काफ़ी कदम उठाए। इसके साथ भाई कैसे ये कदम उठाए गए, इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स से इंटरवेन करवाया गया, जैसे आपका सपोर्ट लिया गया PSDF से, है ना, थ्रू अ ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट मैनर, एक बढ़िया तरीके से। PSDF मैंने आपको भी पीछे बताया है क्या होता है, पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड से भी इन्होंने मदद ली। इतनी बात समझ में आ गई आपने कि सरकार ने क्या क्या करा, कितने तरीके से करा। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए कुछ बात करेंगे इसके पहले कि यहाँ पे सरकार ने मोस्ट रिसेंट इनिशिएटिव कौन से लिए हैं। अभी मोस्ट रिसेंट इनिशिएटिव बताऊं तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करा कि पावर सेक्टर काफ़ी ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिस पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि भाई इसी से ही हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी। तो कुछ सरकार ने यहाँ पे हमारे भारत के पावर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें करी, जैसे कि सबसे पहले करा कि सरकार ने यहाँ पे प्लान करा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को यहाँ पे 500 गीगावाट कर देंगे सन 2030 तक, 2030 तक। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य को लॉन्च करा गया है सरकार के द्वारा। इसका एम ये था कि हम यहाँ पे यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब हर घर में बिजली को प्रोवाइड करेंगे। और अगर हम देखें सितंबर 2018 तक, तो एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट लाया गया था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में, है ना, इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। इसमें था कि आप जो ये कह रहा था कि सेपरेशन हो कंटेंट और कैरेज का, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, सब्सिडी का 24/7 सप्लाई दी जाए बिजली की, ये ज़रूरी बात हो। अगर भाई पेनाल्टी लगे अगर आप ये PPA को जो है वो वायलेट कर रहे हो, साथ में स्मार्ट मीटर लगने चाहिए, प्रीपेड मीटर लगने चाहिए, उसके साथ जो है उसका प्रॉपर रेगुलेशन भी होना चाहिए, जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है। उसके साथ अगस्त 2018 की बात है जब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पे सेट करा सोलर पावर टेरिफ कैप्स को एट ₹2.50, है ना, और 2.68 रखा यूनिट फॉर डेवलपर्स फॉर यूजिंग डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड जो सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं। तो सरकार ने अप्रूव करी थी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स को भी,
2018 में, और जिससे फ़ायदा मिलता है ना, हेल्थ बेनिफिट्स, साफ जो है प्रकृति, साफ इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमारी कम होती, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और बढ़ता रूरल एरियाज़ में, एडिशनल इनकम फार्मर्स को मिलती, तो ऐसे कई सारे फ़ायदे थे। उसके साथ करीब 22,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन करा गया फॉर द पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में यूनियन बजट 2021 के अंदर। तो काफ़ी कुछ करा गया इसके अंदर सरकार के द्वारा। अब देखिए, अब आगे कुछ अगर मैं आपको बता दूँ उसके आगे क्या है, तो सरकार देखिए क्या उसने देखा, रोड मैप समझा, जाना, रियलाइज़ करा कि हमें यहाँ पे 175 गीगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी में 2022 तक पानी ही पानी है, जिसमें आपका 100 गीगावाट हमको सोलर पावर से जो है बनाना पड़ जाएगा, और बाकी 60 जो है वो विंड पावर से बनाना पड़ जाएगा। सरकार ने इस चीज़ का जो है कि समझी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रिपेयर कर रही है कि एक preparing a rent a roof policy for supporting its target generating 40 gigawatt of power through solar rooftop project by 2022। मतलब सरकार यहाँ प्रिपेयर कर रही है रेंट अ रूफ। कौन सी पॉलिसी है? रेंट अ रूफ पॉलिसी को किस लिए करिए कि अपना जो टारगेट है कि हमें भैया 40 गीगावाट यहाँ पे जनरेट करना ही है इस पावर को सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट से 2022 तक, इसलिए। उसके साथ कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारे भारत में देखें, जो हम कोल यहाँ निकालते हैं, कोल से जो हम पावर जनरेट करते हैं, अभी वो कितनी है? 229.40 है ना, 2019 तक बता रही हूँ अक्टूबर में, इतनी गीगावाट है अभी तक। और ये माना जा रहा है कि 330 से लेके 441 गीगावाट तक हो सकती है 2040 तक। खैर इस बारे में तो अडानी जी देख रहे हैं, आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया में पूरा निकालने के बारे में है, पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कह रहे अभी तो उसमें बवाल के घेरे में फंसा हुआ है ये सब मामला। अब इंडिया जो है वर्ल्ड का पहला कंट्री बन सकता है जो एलईडीज को यूज कर रहा है अपने सारे लाइटनिंग जरूरतों के लिए बाय 2020। ठीक है, और इसलिए भाई इससे क्या था कि भाई यहाँ पे 40,000 करोड़ रुपए हमारे सेव हो रहे थे एनुअल बेसिस पे, तभी तो देखो इतना फोकस डालते हैं कि एलईडी बल्ब वगैरह को यूज करिए। तो यहाँ पे हमने सब इनिशिएटिव्स की बात की सरकार के द्वारा किए गए। आखिरी में हम स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स की बात करेंगे। अब हर चीज़ हरी हरी नहीं होती, खूबसूरत नहीं होती, कुछ दिक्कतें होती हैं। देखिए थर्मल पावर जनरेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें रोल कौन निभाता है? राज्य की सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट निभाती है। कैसे? अपनी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू, जहाँ पे जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब कुछ एक साथ होता है। एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो मान लो कोई भी बिस्किट का पैकेट बना के दे रहा है होलसेलर को, होलसेलर जब वो दे रहा है रिटेलर को, तो मेन जिम्मेदारी तो रिटेलर की हो जाएगी ना। जब वो कंज्यूमर को दे रहा है बिस्किट का पैकेट, वो ऐसे रख दे चूहे खा ले, या ऐसे रख दे कि भैया फटा हो, फट जाए, हाथ लग जाए, कुछ हो जाए, चाकू पड़ जाए, ब्लेड पड़ जाए, तो कंज्यूमर को देने वाला तो मेन ये तो इम्पोर्टेंट तो इसका रोल हो जाता है ना, ग्लास यहाँ पे अच्छा बना हो। तो इसी तरीके से मेन जो अगर हम रोल की बात करें तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है, जहाँ पे जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ एक साथ हो रहा है। और पावर सेक्टर को जरूरत है कि ये सारे को अलग अलग करा जाए, है ना, सेपरेट, डिस्टिंक्ट और इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज ये करी जाए, अलग अलग हो। और यहाँ पे ये भी जरूरत है कि हम मार्केट रेटेड प्राइसिंग करें, एक स्ट्रिक्ट पावर डिसिप्लिन चलाएं। चोरी वोरी जो होती है गलत होता है इसका। पावर सेक्टर को यहाँ पे आप दूर रखिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये चीज अलग होनी चाहिए, क्योंकि फिर इससे गड़बड़ हो जाती है चीजें। और कोल माइनिंग को ओपन करना चाहिए प्राइवेट के लिए। खैर इस कदम में तो कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, इससे माइनिंग स्किल्स अच्छी होंगी। उसके साथ डिपेंडेंस जो कि बढ़ेगी इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल पे, तो भैया ये हमें कम करनी चाहिए। जितना हम डिपेंड हो रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया हम आने वाले सालों में 90% डिपेंड हो जाएंगे इस क्रूड पेट्रोलियम ऑयल पे, तो ये डिपेंडेंस हमें कम करनी है। और अगर हम देखें बड़ी बड़ी इकोनॉमी, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, या ऐसी बड़ी बड़ी इकोनॉमी हो, तो इनमें से इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया बहुत ज़्यादा झटके में है ना। और जितना ज़्यादा हम डिपेंड करेंगे उतना ज़्यादा हम फॉरेन कंट्रीज़ के प्राइस फ्लक्चुएशन पे हमारी इकोनॉमी गड़बड़ाने लग जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो डिपेंडेंस गलत है, और हमने देखा कोविड-19 में कितनी डिपेंडेंस गलत है। तो एनर्जी सेक्टर को बहुत ही सीरियसली सरकार को देखना चाहिए। जब यहाँ पे ग्रोथ बढ़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत जो है वो बढ़ेगी, और अगर एनर्जी कम पड़ गई तो दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी। तो पॉलिसी ऐसी हो जो बढ़िया हो, और सब चीज़ को मद्देनज़र रख के चले, एनर्जी क्राइसिस फ्यूचर में ना आने दे। जो भी सोल्यूशंस हो सकते हैं पॉसिबल सोल्यूशन निकाल के लेकर आए। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट।
So if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IS. And if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, just like the page Sirf IS and watch these videos there. Along with this, if you want to follow me on Instagram and go for one daily real question, you can just follow the link given in the description box. And also, if you want to support my work, just press the join button and you can also enjoy the various perks with this. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.